लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास पॉलिटिकल शो। इस बुलेटिन में हम आपको 4 अलग अलग सेगमेंट में खबर दिखाते हैं। सियासत की सबसे बड़ी खबर से लेकर नेताओं के बवाली बयान, सियासत से जुड़ी वायरल तस्वीरों के साथ ही हम आखिर में फटाफट अंदाज में चुनावी चौबीसा भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये शो और पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल यानी शनिवार को ऐलान होगा। शनिवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्शन कमीशन देश में होने वाले आम चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव कितने चरण में होगा, किस किस तारीख को किन राज्यों में मतदान होगा, इसकी जानकारी शनिवार को चुनाव आयोग की ओर से दे दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। शनिवार दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। इसके साथ ही लोकसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। 5 से 8 चरणों में मतदान कराए जाने की उम्मीद है। लोकसभा के साथ साथ कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनाव के भी कार्यक्रम सामने आएंगे। सूत्रों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों तक हो सकते हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और चुनाव आयोग ने इसकी पूरी समीक्षा भी की है। साल 2019 की यदि बात करें तो चुनाव की घोषणा 11 मार्च को की गई थी। 7 चरणों में वोटिंग कराई गई थी। 11 अप्रैल से 19 मई तक मतदान हुआ था, जबकि 23 मई को मतों की गिनती कराई गई थी। जबकि इसके पहले साल 2014 में 9 चरणों में हुए चुनाव की तारीखों का ऐलान 5 मार्च को किया गया था। वोटिंग 7 अप्रैल से 12 मई के बीच हुई थी और मतों की गिनती 16 मई को हुई थी। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में इस बार 6 से 7 चरण में लोकसभा चुनाव संपन्न हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण, मध्य प्रदेश और असम में 2 से 3 चरण, जबकि दक्षिण भारत के राज्यों में 1 चरण में ही चुनाव कराए जाने की उम्मीद है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नए सदन का गठन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में एनडीए की नई सरकार बनने के 47 दिन बाद नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बीजेपी कोटे के 12 नेताओं ने और जेडीयू कोटे से 9 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। जेडीयू ने जहां पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने आधा से ज्यादा नए चेहरों को मौका दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नीतीश कुमार की टीम पूरी हो चुकी है, जिसमें सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। मैं मंगल पांडे, मैं अशोक चौधरी, मैं मदन सहनी, हम नीतीश ने सड़क शपथ ली थी। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की शपथ लेता हूं। 28 जनवरी 2024 को बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी और नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 28 जनवरी को नीतीश सहित 9 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। शुक्रवार को 21 विधायक और विधान पार्षदों ने मंत्री पद की शपथ ली। सबसे पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने मंत्री पद की शपथ ली। अगर पार्टी वाइज मंत्रियों की बात करें तो जेडीयू कोटे से सुनील कुमार, शीला मंडल, अशोक चौधरी, महेश्वर हजारी, जयंत राज, जमा खान, लेसी सिंह, रत्नेश सदा और मदन सहनी ने मंत्री पद की शपथ ली। तो वहीं बीजेपी से 12 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें रेणु देवी, मंगल पांडे, नीतीश मिश्रा, नीरज बबलू, नितिन नवीन, दिलीप जायसवाल, संतोष सिंह, जनक राम, केदार प्रसाद गुप्ता, हरि सहनी, कृष्ण नंदन पासवान और सुरेंद्र मेहता के नाम शामिल हैं। जेडीयू ने जहां अपने सभी पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया, तो वहीं बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया। बिहार कैबिनेट में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या
30 हो चुकी है। नीतीश कैबिनेट में जातीय और सामाजिक समीकरण का खास ख्याल रखा गया है। पिछड़ा वर्ग से 8 मंत्री, अति पिछड़ा वर्ग से 5 मंत्री, दलित कोटे से 7 मंत्री, सवर्ण 9 मंत्री, जबकि अल्पसंख्यक कोटे से 1 मंत्री बनाए गए हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए सरकार ने सामाजिक समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मैं अपन डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल करूंगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने साफ कर दिया है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। सवाल है कि क्या हाजीपुर में चाचा और भतीजे के बीच घमासान होगा? ये रिपोर्ट देखिए। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर में चाचा भतीजे में घमासान। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बातचीत के बीच आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया है। पशुपति पारस ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि वो हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे। हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ पशुपति पारस किसी भी हाल में हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, दूसरी ओर माना जा रहा है कि एनडीए की सीट शेयरिंग में हाजीपुर सहित एलजेपी कोटे की 5 सीटें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के खाते में जा रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 2024 में हाजीपुर में चाचा भतीजे में घमासान होगा? पारस के बयान से उठे सवाल ने बिहार की राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। चिराग की पार्टी के नेताओं का कहना है कि पारस अगर लड़ते हैं तो उनकी पार्टी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि हम 3 सीट पे अकेले चुनाव लड़ेंगे। भाई स्वागत है आपका, जिसके पास 500 वोट नहीं है, जो अनुकंपा पे मंत्री बन के 2.5 साल 3 साल मलाई खाई है, जिसने परिवार और पार्टी को तोड़ा है, उसका स्वागत है। जो भी आपने भ्रम की स्थिति पाल रखी है वो भी खत्म हो जाएगा। एक जगह से जमानत नहीं बचेगी। जबकि बीजेपी को उम्मीद है कि पशुपति पारस की पार्टी से समझौता हो जाएगा। लोकसभा चुनाव में चूंकि भाजपा बड़े भाई की भूमिका में है एनडीए में, इसलिए भाजपा सबसे बातचीत करके निर्णय लेती है। हाजीपुर को लेकर चाचा भतीजे में छिड़ी सियासी जंग ने आरजेडी को तंज कसने का मौका दे दिया है। लेकिन आदरणीय पशुपति पारस जी के साथ बीजेपी ने धोखा किया, ये दर्द उनका आज छलका है, ये दिख रहा है। पारस के बयान के बाद सबकी नजरें एनडीए की तरफ से जारी होने वाले सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले पर टिक गई है। लेकिन सवाल है कि हाजीपुर में अगर चाचा भतीजा आमने सामने चुनाव लड़ जाते हैं तो परिणाम क्या होगा? अमितेश सिंह के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। शो के इस सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली, नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर थे। वहां कन्याकुमारी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि जन सैलाब में दिख रही भीड़ से दिल्ली में बैठे लोगों की नींद खराब हो रही है। ये आवाज कन्याकुमारी से उठ रही है। पीएम ने लोगों के प्यार और आशीर्वाद को नमन किया। साथियों, ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की नींद खराब हो रही है कि कन्याकुमारी से आवाज उठ रही है। ये आपका प्यार, ये आपके आशीर्वाद सिर्फ मेरी ही नहीं, पूरे देश की ऊर्जा को नई ताकत। चुनाव से ठीक पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि ये तो लूट है और लूट के बाद 2 रुपए की टिप है। बयान बवाली में सुने प्रमोद तिवारी को।
जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज कीमत 95.72 रुपए है बिकने वाली, और दुनिया के बाजार में कीमत कम हो गई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो शुद्ध डाका है जनता की जेब पर। हमने $130-140 पर बैरल खरीद के भी कभी कीमतें 70 रुपए के ऊपर नहीं जाने दी। इनका तो 100 पार हो गया। लूट है, और लूट के बाद 2 रुपए टिप। और प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने सीए को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली में प्रदर्शन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान के विरोध में इन शरणार्थियों ने विरोध जताया, जिसमें केजरीवाल ने सीए को देश के लिए खतरनाक बताया था। झारखंड दौरे पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चतरा जिले के खोरी में भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। राजनाथ सिंह ने के पूजा करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। भद्रकाली मंदिर की तस्वीर है। झारखंड दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस दौरान पूजा अर्चना। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार